Hello, Assalamu alaikum, dear students. Can you hear me now? Okay, so we are discussing the sinusoidal current and sinusoidal voltages, right? And we have studied it that if there are alternating voltage and alternating current, तो उसमें आपके पास positive और negative half होंगे, and we should know that peak value इसमें क्या है. आपके पास peak value अगर ये voltage और टाइम के दरमियान आपके पास करंट है तो पीक वैल्यू आपके पास Vm आएगी. अगर हम I और टाइम के दरमियान कैलकुलेट कर ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ तो हमारे पास ये पीक वैल्यू आएगी Im, राइट. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इस एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू हम कहेंगे कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज आपके पास पॉजिटिव जो एरिया है और जो नेगेटिव हाफ है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स एवरेज वैल्यू बट वी डू नीड इट्स एवरेज वैल्यू, राइट. सो हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम कोई ना कोई इसकी इफेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे एंड दैट इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. फॉर एग्जांपल आई का एवरेज मेरे पास आता है 0 और या वोल्टेज का मेरे पास एवरेज आता है 0, बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट पावर तो पावर में मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट. सो अगर मुझे यहाँ पे आई की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे आई स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एवरेज वैल्यू आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ द करंट. मैं इसका स्क्वायर ले लूंगी और स्क्वायर करने के बाद इसका एवरेज ले लूंगी. सो आई कैन कैलकुलेट द एवरेज स्क्वायर वैल्यू, राइट. एवरेज स्क्वायर वैल्यू के लिए मेरे पास किस चीज की जरूरत होगी, दैट आई विल से दैट आई स्क्वायर और ये हो जाएगा एवरेज आई कैन से, एंड इफ आई टेक द अंडर रूट ऑफ दिस देन आई विल से दैट दिस विल बी इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज. यानी मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ आई में क्या करूंगी, मैं पहले इसका स्क्वायर ले लूंगी. जब मैं स्क्वायर लूंगी आई का तो ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ जो है वो भी डबल हो जाएगा और जो नेगेटिव हाफ है उसकी वैल्यू भी डबल हो जाएगी और वो आपके पास क्या करेगा कि ये पॉजिटिव साइड पे चला जाएगा. ठीक है. सो मैं इसका पहले स्क्वायर लेके उसके बाद इसका एवरेज कैलकुलेट करूंगी एंड देन आई कैन टेक द अंडर रूट, और अंडर रूट के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको मैं कहती हूँ कि दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. सो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेरे पास क्या दे रही है, ये मेरे पास वो वैल्यू है जो किसी भी रेजिस्टेंस में से जब पास होगी तो वही पावर डिलीवर करेगी जो अगर मेरे पास कोई स्टेडी करंट जाता है. और स्टेडी करंट डीसी डायरेक्ट करंट अगर फ्लो करता है और वहां पे जो पावर जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दैट डायरेक्ट करंट, वही अगर मैं वहां से अल्टरनेटिंग करंट पास करूं लेकिन अगर मैं उसकी रूट मीन स्क्वायर कैलकुलेट करूंगी तो रूट मीन स्क्वायर मेरे जो है वही पावर डिलीवर करेगा जो कि आपके पास डायरेक्ट है. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट माय डायरेक्ट करंट इज 7 एम्पियर, राइट. तो 7 एम्पियर अगर किसी रेजिस्टेंस में से पास होगा तो वहां पर वो पावर डिसिपेट करेगा. ठीक है. कितना पावर डिसिपेट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. जैसे हीटर्स में आपके पास ये रेजिस्टेंस लगे होते हैं और उसमें से करंट पास होता है तो आपके पास हीट डिसिपेट करता है, पावर डिलीवर हो रहा है, पावर डिसिपेशन हो रही है. तो अगर 7 एम्पियर मेरे पास कोई डायरेक्ट करंट है तो वो जितना मेरे पास हीट जनरेट करेगा वही अगर मैं ले लूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल टू 7 एम्पियर और ये स्टेडी करंट है, तो ये दोनों जो है मेरे पास सेम किस पावर डिलीवर करेंगे, सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे, सेम पावर डिसिपेट करेंगे. तो इसलिए हम कहते हैं कि वी नीड टू हैव अ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लेंगे फिर उसके बाद उसका एवरेज लेकर उसका अंडर रूट ले लेंगे. दैट्स व्हाई वी से रूट मीन स्क्वायर. यानी पहले आपने स्क्वायर लिया फिर उसका एवरेज लिया फिर उसका अंडर रूट लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है. ठीक है. अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई लेट्स से आई रिप्रेजेंट, हमने पीछे क्या हुआ है फ्रॉम जनरेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज, हमने कहा था कि आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं करंट. जो भी करंट मेरे पास है उसको मैं लिखती हूँ इट इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी. ये हम कर चुके हैं. सिमिलरली वी से V इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा
T। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और उस रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करता है तो वहां पे पावर डिसिपेट हो रहा है। तो पावर के लिए मैंने लिखा है दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी दैट P इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास I जो है वो स्क्वायर है उसका, तो इसका मैं स्क्वायर लूंगी तो ये भी साथ में आ जाएगा। एंड देन आई विल से दैट दिस इज IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू R। तो IM स्क्वायर तो अपनी जगह आ जाएगा, राइट, एंड R भी आ जाएगा, बट व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमें पता है कि जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर ओमेगा टी यानी थीटा आपके पास अगर 0 है तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, चाहे आप उसका स्क्वायर ले लें तब भी ये 0 आएगा। एंड इफ साइन ऑफ ओमेगा टी इज 90 तो आप उसका 1 ले लेंगे स्क्वायर का, तब भी आपके पास 1 आएगा। सो इसका मतलब ये है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, वो 0 और 1 के दरमियान है। तो इसका एवरेज मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एवरेज मेरे पास 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास 1/2 आएगी। सो आई कैन substitute 1/2 here, and now I can say that P in this case is equal to IM square R divided by 2, या हाफ IM स्क्वायर R आप लिख सकते हैं, ठीक है, is equal to half IM square R. This is your power delivered, ठीक है। अच्छा, ये पावर आपके पास आ जाएगा। नाउ वी से कि ये क्या है, ये मेरे पास एवरेज पावर डिलीवरी। एवरेज क्यों है, एवरेज इसलिए मैंने इसको कहा है कि it is between 0 and 1, अप एंड डाउन जा रहा है आपके पास मैक्सिमम करंट और जीरो करंट, मैक्सिमम करंट और जीरो करंट, और जो नेगेटिव था वो हमने स्क्वायर कर दिया है तो वो भी हमारे पास मैक्सिमम ही आएगा, लेकिन नेगेटिव साइड को भी हम उसी तरह से मेरे पास वैल्यू होगी, लेकिन 0 और 1 के दरमियान वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मैंने इसको एवरेज पावर लिया है। दिस इज माय एवरेज पावर डेवलपमेंट, राइट। नाउ इफ इंस्टेड ऑफ टेकिंग IM की बजाय अगर मैं क्या करूं, मैं सिर्फ ले लूं कि मैं पावर को ही कैलकुलेट कर रही हूं, बट द पावर डिलीवर्ड में अब इस वक्त में I रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज लेती हूँ, तो मेरे पास पावर क्या होगा, I रूट मीन स्क्वायर R, ठीक है। पावर का तो ये फार्मूला है, उस वक्त मैंने I की वैल्यू ली है, वहां पे मैंने I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी लिया था। यहाँ पर मैं मेरा पास जो करंट है वो इंस्टेड ऑफ I में उसको RMS वैल्यू उसकी यूज कर रही हूँ, पहले ये यूज किया था अब ये यूज कर रही हूँ। तो I की जगह क्योंकि उसका मैं स्क्वायर ले रही हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उसकी रूट मीन स्क्वायर ले रही हूँ, तो I रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय R, right? And this is also, we say, let's say this is my equation 1 and this is my equation 2. This is power is equal to RMS square into R. Let's say this is your equation 2. ठीक। अच्छा, अगर ये equation 1 और 2 को मैं इक्वेट कर लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करने जा रही हूँ, मेरे पास पावर को, एवरेज पावर को मैं लिख सकती हूँ हाफ IM R स्क्वायर, जो भी हमने कैलकुलेट किया है, और फिर मैंने इंस्टेड ऑफ IM साइन ऑफ ओमेगा टी मैंने रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ली है। सो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू I स्क्वायर व्हिच इज रूट मीन स्क्वायर इनटू R। ये R है और ये IM स्क्वायर है, ठीक। तो R आपके पास कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो नाउ आई कैन से कि मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर है IRMS का स्क्वायर है विच इज इक्वल टू हाफ IM स्क्वायर।
स्क्वायर को मैं हटाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जस्ट स्क्वायर के बगैर कोई वैल्यू आ जाए। सो मैं दोनों साइड का अंडर रूट ले लूंगी, तो आपके पास ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट आई रूट मीन्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर divided by root 2, and I root mean square is now equal to 0.707 IM. सॉरी दिस, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये खत्म, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज IM। तो मेरे पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, अगर उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, जो मेरी पीक वैल्यू है, पीक करंट जो है वो IM है, और IRMS मेरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी पहले मैंने पूरे करंट का स्क्वायर लिया, फिर उसका एवरेज लिया, फिर उसका अंडर रूट लिया, तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी, ये 0.707 मल्टीप्लाइड बाय द पीक वैल्यू, ये मेरे पास आएगी जो अफेक्टिव वैल्यू होगी। अब ये जो करंट जहां से भी पास होगा, ये आपको जो पावर डिलीवर करेगा, ये इस पावर की वैल्यू आपके पास वही होगी जो इसको हम कहते हैं अफेक्टिव वैल्यू। ये अफेक्टिव वैल्यू है। अफेक्टिव वैल्यू क्यों है कि अगर आपके पास कोई स्टेडी करंट जितना पावर डिलीवर कर रहा है, स्टेडी करंट जितना पावर डिसिपेशन और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी उतनी ही इफेक्टिव है, वो भी इसी के इक्वल। अगर किसी सेम रेजिस्टेंस में से सेम टाइम के लिए सेम करंट पास हो रहा है, तो आपको हम कहेंगे कि सेम उसी तरह का हीट प्रोड्यूस होगा, उसके करंट के जो डिसिपेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज अगर हम उसकी रूट मीन स्क्वायर ले लें या हम डायरेक्ट करंट ले लें, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज जीरो है, लेकिन उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो अफेक्टिव है, और वो कितनी अफेक्टिव है, जितनी कि आपके पास कोई भी डायरेक्ट करंट अफेक्टिव होता है। अगर उनकी वैल्यू सेम है तो हमारे पास उसका जो पावर डिसिपेशन है वो भी सेम आएगा, राइट। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आ रहा है फेज ऑफ AC। फेज क्या चीज है, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो भी आपके पास अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें बहुत जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो लोग फेज डिफरेंस को बहुत देखते हैं। हम कहते हैं 1 फेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, 2 फेज है, 3 फेज है, तो ये फेज क्या चीज है, ये क्या फर्क होता है 2 फेज इलेक्ट्रिसिटी में और 3 में, ये अभी हमने फर्क इसका करना है। सो ये यहाँ पे हम दो किस्म के वर्ड यूज कर सकते हैं, इसको हम भी कह सकते हैं और उसको हम फेज वेक्टर भी कहते हैं। सो द वर्ड फेजर का मतलब है फेज वेक्टर, और ये क्या दे रहा है, ये मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन और कोसाइन फंक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी हमने ये ड्रॉ किया है, कोई साइन करंट है ये या वोल्टेज है, ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास जो फेज डिफरेंस आता है, कोई करंट पहले जा रहा है, कोई बाद में जा रहा है, कभी वोल्टेज और करंट के दरमियान चेंज आ रहा है, उसको हमने समझना है। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एंगल, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर में बताया, तो जो मेरे स्टूडेंट ने मुझसे फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो सिंपल हार्मोनिक में हमने बहुत डिटेल में ये सारा ड्रॉ किया था। अब मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि आपको उस तरफ ले जाऊं, लेकिन ये वही चीज है जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्टेंस और टाइम पीरियड के लिए किया था, अब हम यहाँ पे करंट और टाइम के लिए करेंगे, राइट। सो इसमें मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Vm होगी। अब ये देखें Vm मेरे पास किस टाइम आएगी, इफ आई से दिस इज माय टाइम, वन कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम पीरियड टाइम है वो मेरे पास क्या है, T, राइट। और इस T को मैंने डिवाइड किया हुआ है कितने टाइम में, एक मेरे पास T/2 है, और ये जो जगह है ये इसको हम कहेंगे दिस इज T/4। तो T/4 पर ये आपके पास T/4 टाइम जो है, इसमें
आपके पास पीक वोल्टेज आता है या पीक करंट आता है, जो भी आप पीक लेना चाहें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये चीज है, सो दिस इज T/2, ये आपके पास IM या VM जो भी है आफ्टर T/4, this is T/2 and this is 3T/4 और ये कंप्लीट आपके पास टाइम पीरियड थी। So the maximum positive value occurs 8T/4, लेकिन ये T/4 कहाँ से आया है? ये आपके पास जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कौन सा होगा? वो आपके पास होगा π/2। क्यों? अभी हमने कुछ दिन पहले भी जो ऐसी क्वांटिटीज हम डिराइव कर रहे थे उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था that VM is equal to V is equal to VM sin of omega t, और जो मेरे पास साइन को हमने कहा था 2π/t। अगर टाइम आपके पास T/4 है, T/4 की वैल्यू जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो T कैंसिल, राइट? T आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू VM और ये 2π/4 इज इक्वल टू π/2। तो आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज आफ्टर T/4 टाइम आता है और वहां पे जो ओमेगा टी की वैल्यू होती है वो π/2 है, राइट? इसी तरह से दिस इज ट्रू फॉर करंट एज वेल। वोल्टेज के लिए भी चीज है, हमारे पास ये जो शेप बन रही है इस किस्म के आई है और ये हमने पीछे डिस्कस किया है। ये आपके पास फॉर्म बन रही है, ये सारी की सारी डिपेंड करती है रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। और हम जब उसकी डिटेल में आते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे आपके पास कॉइल जितना रोटेट कर रहा है उसकी जो पोजीशन आती है इन द मैग्नेटिक फील्ड उसके लिहाज से आपके पास ये करंट मूव कर रहा है, ठीक? सो नाउ वी से कि ये जो फेज है it's a particular value of an alternating quantity, or we can say it is the fractional part of the time period। fractional part हम क्यों कह रहे हैं? because आपके पास टाइम पीरियड पूरा क्या है, 0 से लेकर आपके पास यहाँ तक का ये पूरा टाइम जो है this is the time required to complete one rotation। और हमारे पास जो एक साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का है वो इस टाइम पीरियड के दौरान कंप्लीट होता है, ठीक है? अब इसका जो फ्रैक्शन टाइम है वो क्या है? T/4। तो इस T/4 में आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, फिर उसके बाद T/4 टाइम के आपके पास 0 आ गई है, फिर T/4 के बाद आपके पास मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव साइड पे है, फिर 0 हो गई है। सो ये क्या है? आपके पास एक पीरियड के अंदर आपके पास जो है एंगल में चेंज आ रहा है। सो एंगल चेंज हर वक्त सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आ रहा है और ये जो टाइम पीरियड है जो इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ टाइम पीरियड। कंप्लीट टाइम पीरियड में नहीं होगा बल्कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड में आ रहा है। तो ये उसकी डेफिनेशन में उन्होंने कहा है कि दिस इज एक्चुअली the quantity has we can say that phase of a particular value of an alternating quantity is the fractional part of the time position of a reference, which is हमारे पास जीरो पोजीशन क्या है? जहां से आपके पास एक वेव स्टार्ट हो रही है, एक वेव जहां से स्टार्ट ले रही है वो क्या है? वो आपके पास जीरो पोजीशन आ रहा है। तो सेलेक्टेड जीरो पोजीशन मेरे जो होगा उसको मैं कहूंगी कि यहाँ से मेरा ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, राइट? लेट्स से कि एक दूसरा साइकिल है जो इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। लेट्स से एक साइकिल आपका ये जा रहा है और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट है मेरे पास और वो आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक?
अगर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, सो इस वाली वेव के लिए लेट्स से दिस इज माय वोल्टेज एंड दिस इज करंट I, दोनों के लिए वेव फॉर्म बन रहा है। नाउ इफ यू लुक एट दिस, इसके जीरो में और इनके जीरो में कुछ ना कुछ फर्क है। कितना फर्क है? लेट्स से कि ये टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है साइकिल इन टाइम पीरियड T, राइट, और इसका भी जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है इन टाइम पीरियड T, लेकिन इन दोनों के टाइम पीरियड में थोड़ा सा फर्क है। इन दोनों के जीरो के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। एक्चुअली दिस डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन इज नोन एज द फेज डिफरेंस फाई। एक भी इसी वेव फॉर्म की तरफ जा रही है, दूसरी भी इसी तरह की जा रही है, लेकिन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। तो इनके जो स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, that is known as the phase change, that is known as the phasor, that is known as the phase difference. It can be now represented with the help of a vector which is known as phase vector. ठीक है, ये भी हम आगे करने जा रहे हैं। Now, when two alternating quantities of the same frequency have different zero points, ये when two quantities of the same frequency have different zero points, तो they are said to have a phase difference, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है with a symbol phi। ठीक है, now this alternating quantities can be represented with the help of a phase vector। वो कैसा होगा? वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से हमने इन फर्स्ट ईयर, इफ यू रिमेम्बर, हमने कहा था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है एंड लेट्स से कि वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए, और कुछ देर के बाद वो आ जाता है किसी दूसरी पॉइंट पे, लेट्स से कि इट इज नाउ एट पॉइंट बी एंड मूव कर रहा है, उसके साथ उसके एंगल में भी चेंज आ रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम फिर मूव करेगा, किसी और पॉइंट पर आएगा, एंड जितना ये मूव करता जा तो इसका जो हमारे पास प्रोजेक्शन हमने कहा था, इट इज एक्स, along the x एक्सिस हम कहेंगे along the x डायरेक्शन इसका प्रोजेक्शन होगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था। लेट्स से इफ दिस इज p, ऑब्जेक्ट p है और इसका प्रोजेक्शन q है, तो जितना जितना ये आपके पास along the circular path मूव कर रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन q है वो आपके पास मूव कर रहा है बिटवीन लेट्स से पॉइंट a और b के दरमियान मूव करता है। इफ यू रिमेम्बर, ये एक्स चेंज हो रहा है जितना जितना आपके पास बॉडी मूव कर रही है along the circular path, और साथ साथ में उसका एंगल भी सबटेंड हो रहा है। उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, इफ यू रिमेम्बर, और वो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था बिटवीन एक्स एंड टाइम t, और हमें मालूम हुआ था कि ये जो ग्राफ है वो एक साइन वेव के फॉर्म में आ रहा है। इफ यू कैन रिकॉल योर नॉलेज, तो वो भी इसी की एक साइन वेव मेरे पास आई थी, लेकिन वो फंक्शन मेरा था x इज इक्वल टू r, इसलिए यहाँ से मेरा पॉइंट जो था वो ये था, यहाँ से मेरी वेव स्टार्ट हो रही थी। इस वक्त मेरे पास जो अभी हम कर रहे हैं वो है I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कॉस फंक्शन था, यहाँ से शुरू हो रहा था, राइट। अब मेरे पास बिकॉज कॉस ऑफ जीरो इज मैक्सिमम, राइट, तो मेरे पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो ये था। अब मेरे पास साइन ऑफ जीरो इज जीरो, देयरफॉर व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो, सो आई इज इक्वल, आपके पास I इज इक्वल टू जीरो होता है एट थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसलिए अब जो मैं करने जा रही हूँ, जो मेरा नया ग्राफ आ रहा है वो जीरो से स्टार्ट होगा। सो आई कैन से दैट नाउ
अगर ये मेरे पास I है और ये टाइम पीरियड T है, तो ये ग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज ये चीज आ रही है। ठीक, यहाँ पर अगर मैं इस को रिप्रेजेंट कर लूं, लेट्स से मैं रिप्रेजेंट, अब मेरे पास ये I है, पिछले केस में मेरे पास ये था X पोजीशन। आपके पास कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन हम ले रहे थे। अब आपके पास करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा तो कहाँ से फ्लो कर रहा है? फ्रॉम द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है ऑन अ कॉइल, जो कि आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसकी वजह से आपके पास ये करंट आ रहा है। और जितनी जितनी उस टार्क की, उस वो जो कॉइल पे जितना टार्क आप एक्सर्ट कर रहे हैं, कॉइल की जो पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसी लिहाज से आपके पास करंट भी यहाँ चेंज हो रहा है। अगर वो कॉइल तेजी के साथ मूव कर रहा है, तो आपका करंट भी उसी तरह, उसी फ्रीक्वेंसी से प्रोड्यूस होगा। अगर उसकी 1 सेकेंड में वो 50 टाइम्स मूव कर रहा है, साइकिल कंप्लीट कर रहा है, रोटेशन ले रहा है, तो आपका पास जो करंट आ रहा है उसमें भी उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगी। राइट? सो यहाँ पे जो अभी हम करने जा रहे हैं, लेट्स से कि एट 0 डिग्री आपके पास ये वेक्टर जो है, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बाय अ वेक्टर विच इज नॉन एज फेज। ये इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट है आपका, राइट? ये पोजीशन है। थोड़ी देर के बाद आपका ये वेक्टर इधर आ जाएगा। लेट्स से नाउ इट इज 8:45, सही, इधर कहीं आपके पास आएगा। आफ्टर सम टाइम ये फेजर आपके पास इधर आ जाएगा एट 90 डिग्री। क्या है? π/2 है। π/2 पर आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक, ये आपके पास कौन सी वैल्यू है? ये Im है जो आ रही है। फिर उसके बाद आपका ये फेजर, ये क्या है? ये वेक्टर, लेकिन क्या बता रहा है आपको? फेज चेंज बता रहा है। फेज चेंज बता रहा है, इसलिए हम इसको फेजर कहते हैं। फेजर भी कह सकते हैं, फेज वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन ये फेज वेक्टर आपको बता रहा है फेज चेंज। अगर एक फॉर एग्जांपल एक करंट आपके पास इस वक्त उसकी पोजीशन थी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, सो आफ्टर 45 डिग्री आपके पास इसकी पोजीशन ये आ जाएगी, 90 पर आपके पास इसकी पोजीशन ये होगी। फिर उसके बाद 90 के साथ आप 45 ऐड करें तो क्या आता है? उस पे आपके पास पोजीशन ये आ जाएगी, एंड देन वी से इट इज एट 180 डिग्री या पाई पर आपके पास पाई रेडियन पर पोजीशन ये है। एंड आफ्टर सम टाइम लेट्स से एट दिस पोजीशन ये आपके पास 270 डिग्री है, 3π/2, तो नेगेटिव हाफ आ जाएगा, एंड सिमिलरली अगेन 0 पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस फेजर रिप्रेजेंट द फेज चेंज। ये तो एक वेक्टर की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मेरे पास लेट्स से कि एक दूसरा कोई क्वांटिटी है, ये मेरे पास करंट आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने साथ साथ वोल्टेज के लिए भी करना है, आई वांट टू ड्रॉ आल्सो द वोल्टेज, चेंज इन द वोल्टेज के लिए भी मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ। तो लेट्स से कि ये अगर मेरे पास करंट जा रहा है और मेरे पास अभी वोल्टेज जो आएगा, लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक, अच्छा, अब दोनों के दरमियान लेट्स से दिस इज माय करंट I एंड दिस इज माय वोल्टेज V। इन दोनों के दरमियान इस वक्त मुझे साफ पता चल रहा है कि ये मेरे पास π/2 पे है, ये पाई है। तो हर पॉइंट पे आप देखें, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई, देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। एक जो करंट I जा रहा है और जो वोल्टेज जा रहा है, उन दोनों के दरमियान में फेज चेंज आएगा। अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर लूं, लेट्स से मेरा करंट ये है और मेरा वोल्टेज जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ बाय अ रेड कलर। सो लेट्स से मेरा वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब
करंट यहाँ से शुरू हो रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ से आ रही है. सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. ये मुख्तलिफ डिवाइसेस की वजह से अभी हम देखेंगे कि कुछ डिवाइसेस हैं उसमें दोनों एक ही साथ चलेंगी. किसी में आपके पास वोल्टेज आगे जाएगा और करंट पीछे रह जाएगा, और किसी में करंट आगे जाएगा और वोल्टेज पीछे रह जाएगा. क्यों होगा वो भी हम पढ़ेंगे कि क्यों इस तरह से